हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि किस किस पैटर्न के क्वेश्चन ऑर्डर पे बन सकते हैं। अच्छा, इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं लिख रहा हूँ द नेक्स्ट इज अगेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हमें क्या करना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कुछ जानकारी वापस देखनी है विद एग्जांपल्स, और उसके बाद हम देखेंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कुछ बातें आपको ऑलरेडी पता है। सर द फर्स्ट वन इज कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट एक्सप्रेशन होगा उस रेट एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर में जीरो होगा। ठीक है, सो पहली चीज़ों ऑलरेडी ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज वी कैन राइट डाउन द रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन R is equal to, let's say, a general reaction A gives P, where A is reactant and P is product. So R will be equal to K and A raised to 0. A raised to 0. This is the rate expression or rate law expression for zero order reaction. We can write down R is equal to K simply, क्योंकि A की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसके यूनिट्स भी आपको पता है, यूनिट्स भी हमने देखे थे, वो भी मैं साथ में लिख लेता हूँ। तो इसके यूनिट्स क्या आए थे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स जो सेम यूनिट्स थे किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। ओके, अच्छा, इसके बाद इसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको कुछ एग्जांपल्स ध्यान में रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ एग्जांपल्स। अब हमें ये पता है कि सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन या किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आपने फाइंड आउट करना है तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जा सकता है, कॉन्सेंट्रेशंस को चेंज करके और उनके कॉरस्पॉन्डिंग रेट्स को मेजर करके देखा जाता है कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन होगा। बट कुछ रिएक्शंस पे ही ऑलरेडी मेजर किया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कुछ फिक्स हैं जो जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सो द फर्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया on the surface of platinum, on the surface of platinum। ठीक है, प्लेटिनम के सरफेस पे विच बिहेव एज अ कैटलिस्ट, ऑब्वियसली प्लेटिनम के सरफेस पे अमोनिया का डिकम्पोजिशन करना, इट फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, सो दैट इज 2NH3 ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम, इट फॉर्म्स N2 + 3 times H2। ठीक है, अच्छा, इसके लिए अगर मैं रेट इक्वेशन लिख दूं, नाउ वी नो दैट दिस डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, सो दैट मींस R विल बी इक्वल टू K एंड NH3 का पावर 0, NH3 का पावर 0। दो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में आपको ये देखने को मिल रहा है कि इसका पावर 2 था, इसके स्टाइशियोमेट्री में 2 था, बट अगर हम इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लिखें तो तब पावर में 2 आ जाता, बट रेट एक्सप्रेशन में पावर में 0 आ जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स सिंपली R इज इक्वल टू K, R और K दोनों बराबर हो जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज photochemical reaction. This is important, that is photochemical reactions। ठीक है जी, वो रिएक्शंस जो किसके प्रेजेंस में देखने को मिलेंगे, लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल लेट्स से 2 times HCl in presence of Hnu, in presence of photon, in presence of light will form H2 plus Cl2, H2 plus Cl2, and a rate expression can be written as R is equal to K HCl raised to 0. That means it also follow zero order kinetics. So those reactions which occurs in the presence of light or for which light is very necessary, those also follow zero order kinetics. The third example is decomposition of Hi on the surface of gold. Decomposition of Hi on the surface of Au, on the surface of gold. Okay, it also follows zero order kinetics. That means 2 times Hi on the surface of Au will form H2 plus I2. ठीक है, so rate expression can be written as R is equal to K and Hi raised to 0, Hi raised to 0। ठीक है ना, ये कुछ जेन्युइन एग्जांपल हैं, कुछ फिक्स एग्जांपल हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में एग्जांपल पूछ लिया, या कभी कभार ऐसा कर सकता है 1 मार्क्स में कि बताइए रिएक्शन लिख के देगा 2 times HCl इन प्रेजेंस ऑफ Hnu गिव्स H2 plus Cl2, फिर नीचे बोल देगा बताइए कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। तो अगर देखने में 2 लग रहा है स्टोइकियोमेट्री में तो आप 2 नहीं लिखेंगे, इट फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। दिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये होगा कि इन सब रिएक्शंस में, इन सब डिकम्पोजिशंस में जो रेट होगा वो इस NH3, इस HCl और इस Hi की कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटीग्रेटेड
रेट या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेट करके के का वैल्यू फाइंड आउट करना है जीरो ऑर्डर के लिए। देखना ध्यान से, काफ़ी इजी है ये। लेट अस कंसिडर अ जनरल रिएक्शन। सो कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन ए गिव्स पी। ठीक है, अब एनसीईआरटी पे देखोगे तो एनसीईआरटी पे आर गिव्स पी भी लिखता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या जनरल आप सी गिव्स पी भी लिख सकते हो, तो आप सी भी कंसिडर कर सकते हो, ए भी कंसिडर कर सकते हो, आर भी कंसिडर कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ रेट एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, सो रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, can be written as, now since it follows zero order kinetics, so rate expression can be written as r is equal to k a raised to 0, that means simply r is equal to k, r आ गया k के बराबर। ठीक है, अच्छा जो पहला पोर्शन हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, हमने वहाँ पे रेट्स के साथ डील किया था स्टोइशियोमेट्री के टर्म्स में और डेरिवेटिव्स के टर्म्स में। तो हमें ये पता है सर दिस r, so we know that rate of reaction r in terms of concentration of reactant or in terms of reactant can be given as minus d upon dt of A, that is decrease in concentration of A with respect to time, decrease in concentration of A with respect to time. So let's say this is equation first and this is equation second. So from first and second, फर्स्ट एंड सेकेंड में आर कॉमन है, तो मैं क्या कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है तो राइट को भी कॉमन कर दूंगा। सो दैट मीन्स वी हैव माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ ए विल बी इक्वल टू के, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, पहले दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जब मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कितना बचेगा, डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस के। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं डी टी को आगे लेके जाता हूँ, रीअरेंज करता हूँ। सो डी ए विल बिकम इक्वल टू माइनस के डी टी। सही, रीअरेंज कर लिया और ये आगे चला गया। ओके, अब डेरिवेटिव देख रहे हैं आप, तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना, अब इंटीग्रेट करेंगे, जब लेफ्ट वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिमिट्स पुट करेंगे। इनिशियल लिमिट ए नॉट, दैट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये ए को रेस्पेक्ट ए को ध्यान में रखते हुए, एंड फाइनल लिमिट इज ए टी, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। और राइट साइड पे क्योंकि डेरिवेटिव टी आपको देखने को मिल रहा है, तो राइट साइड पे जो टी है इसी को देखते हुए लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम जीरो टू टी, फ्रॉम जीरो टू टी। ठीक है, अब कहानी इस तरीके से होगी कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट वाले को लिमिट पुट करेंगे ए नॉट टू ए टी। इसका मतलब कहानी इस तरीके से चल रही है कि सर जब रिएक्शन प्रोसीड करे तो जीरो टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन था वो हमने ए नॉट रखा। तो मान लीजिए मैं ऐसा लिख लूँ जनरल सा कि यहाँ पे टाइम जीरो, यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे सम टी इज इक्वल टू टी, सम टाइम टी। ठीक है, अच्छा जीरो पे जो कॉन्सेंट्रेशन आपके पास था वो था ए नॉट और टी टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन था वो था ए टी। सो मैंने क्या किया, इनिशियल लिमिट पुट किया ए नॉट और फाइनल लिमिट पुट किया ए टी, और इस साइड पे मैंने इनिशियल लिमिट पुट किया जीरो और फाइनल लिमिट पुट किया टी। सो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, सो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बिटवीन लिमिट्स ए नॉट टू ए टी, सो बिटवीन लिमिट्स ए नॉट टू ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी बिटवीन लिमिट्स जीरो टू टी। ओके, अच्छा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सिंपली कैंसिल। अब अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो अपर लिमिट इज 80 माइनस लोअर लिमिट इज ए नॉट, सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा और के कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। सो हम माइनस भी बाहर लेके आ गए, के भी बाहर लेके आ गए, अंदर बच गया इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी ऑफ डी टी। ठीक है, फिर से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल, डी और इंटीग्रेशन कैंसिल। अपर लिमिट पुट करेंगे टी, लोअर लिमिट पुट करेंगे जीरो। सो टी माइनस जीरो बिकम्स टी, टी माइनस जीरो बिकम्स टी। सो द इक्वेशन बिकम्स ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है जी, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस माइनस ए नॉट को आगे लेके चला जाता हूँ, ज़रा ट्रांसपोज कर लेता हूँ, इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। सो ये बनेगा माइनस के टी प्लस ए नॉट। सही है, इसको मैंने रीअरेंज कर लिया। ठीक है, सो ऑन रीअरेंजिंग कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अच्छा ये जो इक्वेशन हमने बनाया सर, ये इक्वेशन बन गया आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इसका मतलब अब मैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करके ग्राफ बना सकता हूँ। ठीक है ना, सो अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ, ऑन कंपेयरिंग विद
ऑन कंपेयरिंग विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, या ऑन कंपेयरिंग विद, सिंपली मैं ऐसा लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके साथ मैं अगर इसको कंपेयर कर लूँ तो मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। अब बताइए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लॉट कर रखा है, इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा वेरिएबल्स के बीच में, और वेरिएबल्स आपके पास x और y होते हैं, ठीक है। और y यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको 80, और x क्या देखने को मिल रहा है t। सो देयर इज अ ग्राफ बिटवीन 80 वर्सेस t, 80 वर्सेस, जब 80 वर्सेस t आपने प्लॉट किया, एक और मजे वाली बात आप ये देखेंगे, m इज द स्लोप, देयर इज नो डाउट दैट m इज द स्लोप, m आएगा आपका स्लोप, बट सर स्लोप चल रहा है नेगेटिव, स्लोप है नेगेटिव, माइनस के बराबर है, ठीक है ना, स्लोप आएगा आपका नेगेटिव। जब स्लोप नेगेटिव आएगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, डाउनवर्ड, सही है, कुछ इस तरीके से मैंने ग्राफ बना दिया। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपके पास मिलेगा, सो दिस इज नथिंग बट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज इंटरसेप्ट ए नॉट, दिस इज नथिंग बट द इंटरसेप्ट ए नॉट, ये वो इंटरसेप्ट है ए नॉट, ठीक है। और स्लोप किसके बराबर आएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। सो कुल मिला के इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए आप रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर आपको स्लोप का वैल्यू दिया हो, अगर स्लोप का वैल्यू दे रखा हो तो हम इजली इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ साथ में ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा अब क्या कर लेते हैं सर, ये तो हमने प्लॉट कर लिया, अब इस इक्वेशन को मैं वापस रीअरेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसी इक्वेशन को वापस रीअरेंज करने पर, मान लीजिए इसको मैंने रख लिया इक्वेशन नंबर 3, ओके, इसको वापस रीअरेंज कर लेता हूँ मैं, माइनस के टी को पीछे लेके आता हूँ और ए टी को आगे लेके जाता हूँ। जब मैं माइनस के टी को पीछे लेके आ गया तो ये कितना बनेगा, दिस इज प्लस के टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था ए नॉट, और इसको मैं आगे लेके चला गया तो ये हो जाएगा माइनस ए टी के बराबर, ठीक है। अच्छा यहाँ से आपको के निकालना है, सर के विल बिकम इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। सो दिस इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन in terms of which we can calculate k, जहाँ से आप k निकाल सकते हो। so k will be equal to a naught minus at upon t, where k is rate constant, where k is rate constant or velocity constant, right, and a naught is initial concentration, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा अगर आपने जनरल इक्वेशन आर्ग्यूज पी लिखा होता सर, फिर यहाँ पे आर नोट आता, यहाँ पे आर टी आता, इससे कुछ नहीं बदलता, ठीक है ना, बस रिप्रेजेंटेशन बदलता। एंड एट इज द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, फाइनल है, बट द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, ए टी वो वाला कॉन्सेंट्रेशन जो बचा होगा टी टाइम के बाद, जो टी टाइम के बाद बचा होगा। सो ए टी इज अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद जो बचा होगा। तो मान लीजिए मैं बोल दूं आपको कि 20% रिएक्शन खत्म हुआ, इसका मतलब ये होगा कि 80 बचा होगा, दैट इज 80, वो जो बचा होगा, ठीक है। एंड सिंपली टी इज टाइम, टी इज सिंपली टाइम, ठीक है जी। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। अब कभी कभार ये इक्वेशन भूल जाता है, तो जब भूल जाए तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ए नॉट मैक्सिमम होगा, क्योंकि इनिशियल ही मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम को पहले रखना है। सो ए नॉट मैक्सिमम माइनस ए टी, अब कुछ जो बचा होगा तो ऑब्वियसली जो बचा होगा वो कम होगा अपॉन टी, ठीक है। अच्छा इसके बाद जनरली जब भी आप किसी ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स रिएक्शन को पढ़ते हो तो हमेशा उसके हाफ लाइफ की बात करते हो, या इवन आपने कभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस सुने होंगे तो हमेशा हम ये बात करते हैं कि इसका हाफ लाइफ पीरियड इतना है, इसका हाफ लाइफ पीरियड इतना है। तो जब कभी भी किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे तो हमेशा उसके हाफ लाइफ की बात करेंगे। ऐसा इसलिए जनरली किया जाता है क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं, जिनके फुल लाइफ में इनफाइनाइट टाइम लगता है। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे जिनको कंप्लीट होने में 100% कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं सर, वो तो मेजर करना पॉसिबल ही नहीं होता, इसलिए हम बात करते हैं हाफ लाइफ की। तो फिर मैं लिखूंगा हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सर हाफ लाइफ का मतलब कि कितना टाइम लगेगा रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में, कितना टाइम लगेगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को 50% घटने में, ठीक है। सो हाफ लाइफ इज सिंपली आधी जिंदगी खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50% ऑफ रिएक्शन, 50% ऑफ रिएक्शन, 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज हाफ लाइफ, ठीक है। अच्छा जब आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है सर, टी अपने पास बराबर हो जाएगा टी हाफ के, टी इज इक्वल टू टी हाफ, या इसी को मैं लिख सकता हूँ टी 50%, ठीक है। टी की जगह पे टी हाफ आपको पुट करना है, सिर्फ इतना ध्यान में रखिए। अब मुझे ये बताना जो ए टी होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन बचेगा वो कितना होगा, सर वो होगा इनिशियल का आधा,
बचेगा 50%, इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि 50 खत्म होगा 50 बचेगा। लेकिन सर मुझे ये नहीं पता कि वो जो 50 बचेगा वो ग्राम्स में कितना बचेगा, तो डिपेंड करता है इनिशियल कितना था। सो इनिशियल का हाफ, इनिशियल का मैं डायरेक्टली 50 नहीं लिख सकता, मैं लिखूंगा इनिशियल जो था उसका आधा, फिर इनिशियल कितना भी हो। सो इसका मतलब ये बचेगा A0/2, A0/2। बस ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। दैट इज टी की जगह पे आपको पुट करना है टी हाफ, और AT की जगह पे आपको पुट करना है A0/2, A0 का आधा, इनिशियल का आधा। ठीक है, जब पुट कर लेंगे इसको, मान लीजिए मैं इसको रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन 5। सो पुट 5 in 4, सो पुट 5 in 4। ठीक है, जब 5 में 4 में पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा सर, K इज इक्वल टू A0 माइनस AT की जगह पे क्या पुट करना है मेरे को, A0/2 अपॉन वो टी, वो जो टी चल रहा था ना, अपॉन टी, और टी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, टी हाफ। सही है, टी हाफ इधर लेके आऊंगा मैं, तो कितना बन जाएगा सर, टी हाफ इंटू के इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, एक में से आधा निकाल रहे हैं, फिर से आधा बचेगा, तो ये बचेगा A0/2, A0/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी वही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से टी हाफ कितना आएगा सर, टी हाफ विल बिकम इक्वल टू A0/2K, A0/2K। सो दिस विल बी A0/2K, A0/2K के बराबर आ जाएगा जी टी हाफ। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो टी हाफ विल बिकम इक्वल टू A0/2K। अच्छा, यहाँ पे भी एक ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं, और वो ग्राफ किसके बीच में बनता है, टी हाफ वर्सेस A0, टी हाफ वर्सेस A0। अब मुझे बताइए टी हाफ वर्सेस A0 अगर आप प्लॉट करें, सर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली हैं, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली। इसका मतलब जीरो ऑर्डर के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे हाफ लाइफ बढ़ता है, और कॉन्सेंट्रेशन घटाने पे हाफ लाइफ घटता है। ठीक है, सो अगर इन दोनों में मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, दैट इज टी हाफ वर्सेस A0, सो वी हैव टी हाफ वर्सेस A0, तो आप ये देखेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से वैरी करेंगे, जैसे एक में चेंज आएगा वैसे ही दूसरे में भी चेंज आएगा। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब मुझे बताइए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी नो दैट दिस R इज इक्वल टू K A⁻0। अब मुझे बताओ, अगर मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को बदलूं, क्या रेट बदलेगा? नहीं, रेट इंडिपेंडेंट होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से इसको प्लॉट करके एक ग्राफ और बना दूं, लेट से वी हैव R वर्सेस A0, आर वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सर कितना भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को बदला जाए, रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, सिंपली जिस तरीके से कांस्टेंट चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब A0 बदला मैंने, मान लीजिए यहाँ पे 0 मोलर, 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, 4 मोलर बदलता जा रहा हूँ मैं, लेकिन आप देखेंगे रेट को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो रेट सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ रखा आपके नीट 2023 में सवाल आया था, ये ग्राफ बना के दिया था और बोला था कि ये ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए कब बनता है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए कब बनता है। तो जीरो ऑर्डर के लिए तो सिंपली आपका बनता है जब R वर्सेस A0 किया जाए, या इसको A0 ना लिखे तो R0 लिखेगा, ये ना लिखे तो C0 लिखेगा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे देगा। ठीक है, सो ये आ जाएंगे आपके 2-3 तरह के ग्राफ्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर भी कर लेते हैं, फिर इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। तो इसके बाद मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कुछ जानकारी आपके पास ऑलरेडी है, बिल्कुल सेम देखेंगे जो ऊपर देखा बिल्कुल वैसा ही। तो पहली बात तो आपको ये पता है कि अगर आपने एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर रखा है A gives P, देन द रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर कैन बी रिटन एज R इज इक्वल टू K A⁻1 सिंपली। ठीक है ना, A⁻1, अब ये कैंसिल नहीं होगा। ओके, उसके बाद आपको इसके यूनिट्स भी पता है, यूनिट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स ओनली। सही है, क्योंकि वो पिछले वाला तो 1 - 1 हो जाएगा। ओके, अच्छा उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कि सर रेट वैरी करता है बिल्कुल उसी नंबर से जिस नंबर से कॉन्सेंट्रेशन बदलता है। सही है ना, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे सामने सामने एक ग्राफ प्लॉट कर दूँ सिंपली इसी इक्वेशन को देखते हुए, दैट इज R वर्सेस A0, वेयर A0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सर जिस तरीके से A0 बदलेगा उसी तरीके से R भी बदलेगा। ऊपर वाले में कैसा था, बिल्कुल कॉन्स्टेंट चल रहा था। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद इसी में कुछ एग्जांपल जो आपको ध्यान में रखने हैं जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ एग्जांपल्स। ठीक है जी, पहला एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2, अमोनियम नाइट्राइट, नॉट नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट दैट इज NH4NO2। सो दिस NH4NO2, ये नाइट्राइट, NO3 लिखता तो वो नाइट्रेट हो जाता। ठीक है, इट गिव्स N2 + 2 टाइम्स H2O। ठीक है, अच्छा रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस कैन बी रिटन एज R इज इक्वल टू K एंड NH4NO2 ओनली।
NH4NO2, सो इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसकी पावर में 0। ठीक है, ये स्टाइशियोमेट्री के साथ मैच कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मैच कर जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं वो सब के सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस को देख लीजिए, न्यूक्लियर रिएक्शन को, किसी का भी न्यूक्लियर डिके देख लीजिए, वो सब के सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। और ये पोर्शन आप डिटेल में पढ़ोगे, यही पोर्शन सेम जो मैं इक्वेशन यहाँ पे पढ़ाऊंगा, वही इक्वेशन आप फिजिक्स वॉल्यूम सेकंड में पढ़ोगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में इस बार आपका पोर्शन है वो, ठीक है। और सिर्फ एक चीज़ बदलेगी, यहाँ हम टाइम को टी से डिनोट करेंगे, वहाँ आप लाइफ को, उसी को टाइम या लाइफ पढ़ते हैं, वहाँ पे लैम्डा से डिनोट कर दोगे, बस इतना अंतर है। लैम्डा 3 जगहों पे यूज़ होता है, एक तो लाइफ के लिए यूज़ होगा न्यूक्लियर में, उसके बाद लैम्डा वेवलेंथ के लिए यूज़ होता है, और तीसरी बार हमने लैम्डा को यूज़ किया था वहाँ ऊपर कंडक्टांस के लिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टांस के लिए यूज़ किया था, ठीक है। सो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस भी इसी में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, नंबर 3 इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, लेट्स से द जनरल फॉर्मूला ऑफ एस्टर्स इज RCOOR प्लस H2O। आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया, जब एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस किया जाए देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, सो RCOOH प्लस ROH, ठीक है। इसमें मैंने एक वीडियो भी बना रखी है डिटेल मैकेनिज्म पे इसके, आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन करके, ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे। अच्छा, जब इसका हाइड्रोलिसिस कर लिया, अब इसका रेट इक्वेशन अपने को लिखना है। सर रेट इक्वेशन कैन बी रिटन एज R इज इक्वल टू K एंड वी हैव RCOOR। अब सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो दो हैं, और मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म को इग्नोर तो कर नहीं सकता, हाँ मैं उसकी पावर को देखूंगा वो अलग बात है, बट कॉन्सेंट्रेशन टर्म को इग्नोर नहीं कर सकता मैं, सो मैंने साथ में H2O भी लिखना है। अब मैंने आपको ये कहा कि सर ये तो जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो ओवरऑल ऑर्डर तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि सर जो अगली वाली टर्म है उसकी पावर में 0 होगा, उसकी पावर में 0 होगा। इसको ध्यान में रखने से आप ये समझ पा रहे हो कि सर इस पूरी रिएक्शन में जो रेट होगा वो H2O की कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत एक्सेस में दिया होता है, और इतना एक्सेस में होता है कि रेट इस पर डिपेंड ही नहीं करता, इसका होना ना होना फर्क ही नहीं पड़ता है। और ये जो आपका है रेट सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, जो कॉन्सेंट्रेशन RCOR का होगा। अब इसी चीज़ को आप 11th में भी पढ़ते हो एक अलग टॉपिक से या एक अलग टर्म से, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। सर वो जो सबसे कम मात्रा में है वही डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनता है, एक्सेस वाला डिसाइड नहीं करता। ये वही कहानी है कि जो एक्सेस में है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जो कम क्वांटिटी में आपको देखने को मिल रहा है रेट उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, और ये मान लीजिए आपने 10 मोल लिए थे, इसका 0.1 मोल लिया था, इसका 0.1 खत्म, इसका 0.1 खत्म, ये 9.9 बचा होगा, कोई खास अंतर तो आया नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब R कैन बी रिटन एज R इज सिंपली इक्वल टू K and concentration of RCOOR, that is concentration of ester only, इसके इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी किसको फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करेगा। अच्छा, नंबर 4 मैं लिख लेता हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के बाद इसमें एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज या इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर भी पढ़ते हैं इसको। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज या इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बायो में भी आएगा, ये बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ेंगे हम, और यहाँ पे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, जब आपने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करना है, सो दैट मीन्स वी हैव C12H22O11 प्लस H2O 1 मोल वाटर, इट गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, मैं सिंपली लिख लेता हूँ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, C6H12O6 प्लस C6H12O6, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, इट इज जस्ट द फंक्शनल ग्रुप दैट डिफर्स, ठीक है ना। और दोनों में बहुत सारे अंतर और भी होते हैं, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है, कहाँ पे दोनों का ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाता है। अच्छा, इसमें R किसके बराबर, सर रेट इक्वेशन कैन बी रिटन एज R इज इक्वल टू K एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22O11 only, that is concentration of sucrose only, it is independent of concentration of H2O, it also follows first order काइनेटिक्स, ये भी किसको फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मैं लिख लेता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। अच्छा, हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन भी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, दैट मीन्स H2O2 इट गिव्स, आप हीट कर लीजिए, सनलाइट दे दीजिए, सो इट गिव्स H2O प्लस 1/2 O2,
सो R कैन बी रिटन एज R इज इक्वल टू K एंड H2O2, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। एक और एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, दैट इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स में लेट्स से वी हैव C2H4 इथीन प्लस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इट गिव्स C2H6 इथेन, ठीक है। एंड द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, द रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एल्कीन सबस्ट्रेट, सो R is equal to K and concentration of C2H4 only. So it also follow first order kinetics. It also follow first order kinetics. These are some of the examples that follow first order kinetics. ठीक है, अब इसके बाद इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट। ओके जी, बिल्कुल सेम जैसे ऊपर किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है ना, सेम कहानी होगी, बस एक मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। सो कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, अगेन कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन A gives P, ठीक है, A gives P। रेट इक्वेशन कैन बी रिटन एज R इज इक्वल टू K। अब आपको पता कैसे लिखना है, इसमें मैं एकदम से लिख रहा हूँ A और A का पावर 1, ठीक है ना। अच्छा, वी आल्सो नो दैट, इसको फर्स्ट रख लेते हैं, वी आल्सो नो दैट R is equal to minus d upon dt of A, minus d upon dt of A, decrease in concentration of A with respect to time, ठीक है, इसको 2 रख लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, बताइए R की जगह पे क्या पुट कर लूँगा, माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ A विल बिकम इक्वल टू KA, सिंपली, सही है, K के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने क्या किया था, माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई किया था और इस dt को आगे लेके चला गया था, तो मैं वही करूँगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, DA इज इक्वल टू माइनस K, यहाँ पे बचेगा A और साथ में आएगा dt। अब मैं क्या कर लेता हूँ, AA एक साइड कर लेता हूँ। जब मैं AA एक साइड कर लूँगा तो अगले वाले A को इधर लेके आऊँगा, जब अगले वाले A को इधर लेके आऊँगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा DA अपॉन A इज इक्वल टू माइनस के dt, सही है। मैंने क्या किया, A को पीछे लेके आ गया, A वाले एक साइड आ गए, इसको इधर लेके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये बन गया आपके पास इक्वेशन। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट और सेम लिमिट्स, ठीक है, इंटीग्रेटिंग थर्ड, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट सेम चल रहे हैं, तो मैं लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करूंगा बिटवीन इनिशियल लिमिट A0 एंड फाइनल लिमिट AT, सो दैट इज DA अपॉन A, और राइट साइड पे इंटीग्रेट करूंगा बिटवीन लिमिट्स 0 to T माइनस के dt, ठीक है। अच्छा, अगले वाला तो सिंपल है, अगले वाला तो आपको पता है, अगले वाला बहुत सिंपल सा देखने को मिलेगा आपको। ओके, सो अगले वाले में आप क्या देखेंगे, वी गेट माइनस के डी डायरेक्टली, माइनस के टी, सही है, डी और डेरिवेटिव और कैंसिल, और लिमिट पहले टी पुट किया फिर 0 पुट किया, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले में किसके बराबर आएगा सर, पिछले वाला आपका है इंटीग्रेशन ऑफ DA अपॉन A बिटवीन लिमिट्स A0 to AT, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, और फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx विच इज इक्वल टू log x, विच इज इक्वल टू log x, नेचुरल लॉग लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा ln x के, और x अभी A है, तो मैं लिखूंगा ln A बिटवीन इनिशियल लिमिट A0 एंड फाइनल लिमिट AT, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बताइए पुट करेंगे क्या बनेगा, ln AT माइनस ln A0 इज इक्वल टू माइनस के टी, ये बन जाएगा आपके पास इक्वेशन, ठीक है। इतना सा अंतर है, पिछले वाला भी सेम था, बस वहाँ पे AT माइनस A0 था, ln आ गया एक्स्ट्रा, एक ln एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी तो सेम ही चल रहा था, ठीक है ना, ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ले लेते हैं, पहले इस साइड ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये बनेगा ln AT इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln A0, सेम जो हमने पीछे इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर किया था, इसको भी कंपेयर करेंगे, सो वी हैव y इज इक्वल टू mx प्लस c, और उसके बाद एक ग्राफ प्लॉट करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का, सो y इज ln AT वर्सेस t, ठीक है, स्लोप फिर से नेगेटिव चल रहा है, सो वी गेट अ ग्राफ लाइक दिस, और जो इंटरसेप्ट आपके पास आएगा यहाँ से यहाँ तक वो किसके बराबर होगा, ln A0 के, और स्लोप सेम जो पीछे था, स्लोप माइनस के बराबर चलेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कर लेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे जैसे पिछले वाले में किया था, तो बताइए इसको रीअरेंज करने पे मैंने क्या किया था, KT को पीछे लेके आया था, ऑन रीअरेंजिंग वी हैव KT इज इक्वल टू ln इनिशियल माइनस ln AT,
ऐसा ही आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ। देखिए के टी इज इक्वल टू, अब आपको ये पता है फिर से फॉर्मूला बन गया लॉग एम माइनस लॉग एन विच इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन। सो मैं लिखूंगा एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, बिकॉज एल एन एम माइनस एल एन इज इक्वल टू एल एन एम अपॉन एन। ये फॉर्मूला बन गया इस हिसाब से, ठीक है जी। अच्छा के टी इज इक्वल टू, अब एल एन को नेचुरल लॉग को अगर एल ओ जी में कन्वर्ट करें तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो वी हैव लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, यही बनेगा, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, इस के टी को, के अपने को चाहिए तो टी इधर लेके आता हूँ मैं। सो के बिकम्स इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, देन लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, सिंपली लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। ये बनेगा आपके पास इक्वेशन किसके लिए, इंटीग्रेटेड फॉर्म के लिए, इंटीग्रेटेड फॉर्म के लिए, ठीक है ना। अच्छा मुझे ये बताना एक और बात, अगर मैं इस इक्वेशन को एल एन ए टी वर्सेस टी ना लिख के एल ओ जी ए टी वर्सेस टी लिखता, फिर क्या अंतर आता। अगर मैं यहाँ पे एल एन ना लिख के एल ओ जी लिखता, अगर मैं यहाँ पे एल एन ना लिख के एल ओ जी लिखता, तो अगर मैं एल ओ जी लिखता तो यहाँ पे 2.303 भी साथ में आता, यहाँ पे भी 2.303 साथ में आता। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ एल ओ जी रखना है, तो इसका मतलब मैंने वो 2.303 आगे लिया होगा। जब मैंने वो आगे लिया होगा, इसके भी डिवाइड में आया होगा, इसके भी, इसका 2.303 कैंसिल हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे बचा होगा। तो इसका मतलब ये जो स्लोप उस टाइम पे आएगा वो आएगा माइनस के अपॉन 2.303, इतना अंतर आया होगा, ठीक है ना। ध्यान सुनो दोबारा, ये ऐसा क्या होगा, दैट इज अगर मैंने लिखा होगा एल ओ जी ए टी वर्सेस टी, ऐसा सब नो डाउट ग्राफ जैसे चल रहा है वैसे आएगा, ठीक है। जो इंटरसेप्ट चल रहा है वो भी वैसे आएगा, बस स्लोप बदलेगा। और स्लोप अभी कितना आ जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303, क्योंकि मैंने एल ओ जी रखा है। तो आपको पता है अगर मैंने इसको एल ओ जी में लिखा तो 2.303 साथ में आएगा, वो मैं इधर लेके गया, इसके भी डिवाइड में आ गया, इसके भी डिवाइड में आ गया, यहाँ वाला 2.302 कैंसिल हो गया, बट यहाँ वाला वैसे ही बचा, तो ये बनेगा माइनस के अपॉन 2.303, ठीक है ना, इसके बराबर आ जाएगा। अच्छा इसके बाद एक और चीज़ अगर मैं करूं कि इस इक्वेशन को यहीं पे अगर ट्रांसपोज करना चाहूं मैं, देखिए एक और फॉर्म में इसका यहीं पे बनाना चाहूं, अगर एक बात और ध्यान में रखना, ये जो एल एन है ना, ये जो एल एन है, जैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं सर, वैसे ही एल एन और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे डी और इंटीग्रेशन कैंसिल होता है, वैसे ही एल एन और एक्सपोनेंशियल भी एक दूसरे को कैंसिल करता है। तो इसको अगर मैं इधर लिखूं, इस फॉर्म में लिखूं, जरा मैं हर फॉर्म दिखाना चाह रहा हूं सो दैट कभी कंफ्यूजन ना हो कि ऐसा दिख गया। अगर कभी अगर मैं इन दोनों को ई से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड में ई से मल्टीप्लाई कर दूं, सो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ के टी। ई से मल्टीप्लाई करने के बाद अगले वाला सीधा पावर में चला जाता है। एक्सपोनेंशियल ऑफ के टी विल बी इक्वल टू ई एल एन ए नॉट अपॉन ए टी। और सर ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिंपली ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल कर दिया तो यहाँ से क्या बचा आपका, यहाँ से अपना सिंपली बच गया ए नॉट इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ए टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट बिकम्स इक्वल टू ए टी इन टू ई रेज टू पावर के टी, ई रेज टू पावर के टी, ई रेज टू पावर के टी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। सो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, सो वी हैव ए टी इज इक्वल टू, ये ए नॉट वैसे ही रहेगा, ठीक है ना, ई रेज टू माइनस के टी डिवाइड में जाएगा, जब उसको मैं ऊपर लेके आऊंगा तो वो बनेगा ई रेज टू माइनस के टी, ई रेज टू माइनस ई रेज टू के टी डिवाइड में चला जाएगा, जब ऊपर लेके आऊंगा तो इसका जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, दिस फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, ये है एक फॉर्म, और इस फॉर्म को पूछा नहीं गया अभी तक नीट में, इस फॉर्म को इस तरीके से नहीं पूछा गया, तो इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। अच्छा अब इस पूरी इक्वेशन में ध्यान में रखते हुए इससे स्लोप से क्वेश्चन चढ़ते हैं। अच्छा ये लिख दिया मैंने। अब मुझे बताइए यहाँ पे के क्या था, सर के इज रेट कांस्टेंट, टी इज टाइम, अच्छा ए नॉट इज द इनिशियल concentration, it is the concentration left after time t. सर another form of this equation can be, इसका एक और फॉर्म होता है वो भी ध्यान में रखिएगा, that is k is equal to 2.303 upon t and then we have log a, स्मॉल ए लिख लेता हूँ मैं, अपॉन ए माइनस एक्स। ये दोनों बातें सेम ही है। देखिएगा अब यहाँ पे क्या होगा, सर ए इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्स इज कॉन्सेंट्रेशन डिकम्पोज्ड, कॉन्सेंट्रेशन डिकम्पोज्ड जो टूटा। अब अगर इनिशियल आपका मान लीजिए 100% था और मान लो मैं बोल दूं कि 30% रिएक्शन हुआ, तो टूटा कितना 30%, बचा कितना 70, तो डिवाइड में कितना आएगा 100 माइनस 30 70, ये वही है। यहाँ पे 80 है कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी,
आफ्टर टाइम टी। अब उसी को मैं वापस पढ़ूं कि 30% रिएक्शन कंप्लीट हुआ, जब 30% रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो 70 बचा होगा, तो ये वो 80 वही रिमेनिंग वाला है, तो हमने डायरेक्टली 70 पुट करना है, और यहाँ पे आप पहले 100 पुट करोगे फिर 30 पुट करोगे फिर वही 70 आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका सेकेंड फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म है कि इस फॉर्म में भी इस रिएक्शन को लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा अब बात कर लेते हैं इसके हाफ लाइफ की, बताइए इसका हाफ लाइफ। सो वी हैव हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट। अच्छा कुछ चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पता है कि हाफ लाइफ में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। सर पहली बात t इज इक्वल टू टी हाफ के बराबर, और दूसरा जो 80 बचेगा वो कितना बचेगा, ए नॉट का आधा, ए नॉट का आधा। अब पुट कर लेते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो बताइए आपके पास k कितना आ जाएगा, 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ए नॉट अपॉन 80, और 80 की जगह पे कितना लिखूंगा मैं, अगेन ए नॉट अपॉन 2, ये लिखूंगा, ए नॉट कैंसिल, 2 पर चढ़ जाएगा, ठीक है। सो दैट बिकम्स इक्वल टू के, या मैं टी हाफ लिख लेता हूँ सिंपली, आप टी हाफ निकाल रहे हैं तो इसको मैं इधर लेके जाता हूँ। सो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, एंड यहाँ पे बचेगा सिंपली लॉग 2, ये और ये कैंसिल और 2 ऊपर चला जाएगा, लॉग 2 बचेगा, ठीक है। अच्छा इसी को लिखने का एक और फॉर्म, इसी का एक और फॉर्म मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। अच्छा ये जो आपके पास 2.303 log था सर, ये ln के बराबर था, सही है ना, तो इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, दैट मीन्स टी हाफ इज इक्वल टू ln 2/k, लिख सकता हूँ ना मैं इसी को, ठीक है। अब आपको ये पता है कि log 2 का वैल्यू 0.3010, पुट कर दीजिए, सो वैल्यू आ जाएगा 0.3010, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे आपके पास बनेगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के। सो इसको 2 से 3 फॉर्म्स में लिखा जाता है, एक फॉर्म तो 2.303 log 2/k, सो दूसरा फॉर्म आ जाएगा ln 2/k, और तीसरा इसका वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के। अच्छा एक और बात जो आप यहाँ पे नोट कर पा रहे हो, ध्यान से सुनना सर, जब जीरो ऑर्डर हमने निकाला, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ आया था टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k के, सो दैट मीन्स वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा था, यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व भी नहीं है, इसका मतलब half life of first order is independent of initial concentration. Half life of first order, this is important, half life of first order is independent of initial concentration, is independent of a naught initial concentration। तो बताइए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ r वर्सेस ए नॉट, ये सॉरी r नहीं, नॉट r, हाफ लाइफ वर्सेस ए नॉट ना, हाफ लाइफ वर्सेस ए नॉट, ठीक है, कांस्टेंट चलेगा इस तरीके से, ठीक है। अच्छा यही ग्राफ जीरो के लिए कब बना था, जब आर वर्सेस ए नॉट किया था, ये नीट 2023 में सवाल था, आपको ग्राफ बना के दिया था और फिर बोला था कि बताइए ये ग्राफ जीरो के लिए कब बनेगा और फर्स्ट के लिए कब बना था, तो नीचे लिखा था कि जब एक्स पे इस टी हाफ को लें, जब वाई पे ए नॉट को रखें, सेम कहानी थी, बस रिप्रेजेंटेशन में फर्क होता है। सो ये बन जाएगा आपका हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ आपको। अच्छा मान लीजिए आप ये देखना चाह रहे हैं कि आप इस पूरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ ना निकाल के फुल लाइफ निकालना चाहें कि 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो अब हम क्या कर लेते हैं, अगर आपको 100% कंप्लीट होने में टाइम निकालना है, मान लीजिए आपको टी निकालना है, ये टी निकालना है, कि इधर लेके आता हूं मैं, मुझे पता है ये नॉट कितना आएगा 100%, ठीक है। अच्छा 80 कितना आएगा सर, अगर 100% रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद बचा कुछ भी नहीं, तो जीरो, कितना आएगा जीरो। सर जब 100/0 करूंगा, जीरो को डिवाइड में रख रहा हूं मैं, तो इन्फिनिटी बन जाएगा, कितना बन जाएगा, इसका मतलब टी किसके बराबर आएगा, इन्फिनिटी के बराबर। दैट इज वाई हम हाफ लाइफ की बात करते हैं, क्योंकि इसका फुल लाइफ इनफाइनाइट टाइम लगाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फुल लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, ठीक है। सो इसका फुल लाइफ किसके बराबर होगा, फुल लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फुल लाइफ का मतलब टी 100%, सो टी 100% इज इक्वल टू इन्फिनिटी, टी 100% इज इक्वल टू। अच्छा यहाँ पे लॉग था इसलिए ये पंगा हुआ। अब ऊपर वाले में आप देखेंगे, ऊपर वाले में सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर में आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आप सिंपली हाफ लाइफ वाले इक्वेशन में पुट करके ना ऊपर वाले में पुट करते हैं, और जनरली ऐसा होता है, बट यहाँ पे सिंपल है। यहाँ पे हाफ लाइफ कितना आ रहा था, हाफ लाइफ आ रहा था आपका ए नॉट अपॉन 2k, सो फुल लाइफ के लिए आपको सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और फुल लाइफ किसके बराबर आएगा, यहाँ पे फुल लाइफ सिंपली आ जाएगा ए नॉट अपॉन के, ए नॉट अपॉन के, क्योंकि इसमें ऐसा अनयूजुअल चीज़ कोई होती नहीं है। सो टी 100% जीरो ऑर्डर का किसके बराबर आएगा, ए नॉट अपॉन के। ये इन्फिनिटी वाला पूछता नहीं ज़्यादा शायद, नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो ये है कि ये बोर्ड में आया था इस बार कि 100% कंप्लीट होने में जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कितना टाइम लगता है, सर टाइम लगता है ए नॉट अपॉन के के बराबर, ए नॉट अपॉन के के बराबर टाइम लग जाता है, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद
कुछ सवाल देख लेते हैं जल्दी से। पहला सवाल है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज, बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ किसके बराबर? सर हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ना भी लिखा था हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लिखा था ना मैंने। मैं सीधा इसी पे टिक करता हूँ, बाकी नहीं देखता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ यूनिट ऑफ सेकंड इनवर्स, ओके ओके। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% ऑफ रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड, कितना रिएक्ट कर रखा है? 70। बताइए टाइम कितना लगेगा, तो हाफ लाइफ से कंपेयर करके निकालना है। अब मुझे बताइए, वी नो दैट टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कितना परसेंटेज में दिया है तो 100 अपॉन कितना बचेगा सर? अगर 75% कंप्लीट हुआ है तो 25 बचा होगा, तो कितना जाएगा 4। सो टी विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के एंड दिस इज इक्वल टू लॉग 2/2। लॉग 4 का मतलब 2/2, सही। 2 में पीछे लेके आ जाऊँ, सो टी विल बिकम इक्वल टू 2 इंटू, देखना अब 2.303 अपॉन के एंड लॉग 2। अब मुझे बताइए 2.303 लॉग के अपॉन 2 किसके बराबर था? टी हाफ के बराबर था, अभी देखा था ऊपर हमने, ये टी हाफ के बराबर था, ठीक है ना। ये 2.303 लॉग 2 अपॉन के, ये टी हाफ के बराबर था, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर लूँगा? सिंपली टी हाफ। सो टी बिकम्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी हाफ, ट्वाइस ऑफ टी हाफ। इनमें कोई ऐसा रिलेशन नहीं चल रहा है, देखो ना 75% कंप्लीट होने में, 50% कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है आपका टी हाफ, और 75% कंप्लीट होने में ट्वाइस ऑफ टी हाफ लग रहा है। तो ऐसा कोई जनरल रिलेशन नहीं लग रहा है, अदरवाइज तो ऐसा होना चाहिए था कि सर 100% कंप्लीट होने में डबल लगना चाहिए था, तो डबल तो 75 में लग रहा है, और 100 में कितना लगता है? इन्फिनिटी। 100 में इन्फिनिटी लगता है इसके लिए, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ टी हाफ ये बन जाएगा, ठीक है ना। नहीं ये उस तरीके से नहीं चल रहा है, जिस तरीके से हम लॉजिकली सोचते हैं ना, ये उस तरीके से चलता ही नहीं है। जीरो उस तरीके से चलता है, ये उस तरीके से नहीं चलता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है एक रेडियो एक्टिव डिके है। अब आपने रेडियो एक्टिव डिके देख लिया तो आपको पता फर्स्ट ऑर्डर इसने लिख पे दिया, लेकिन अंडरस्टूड है कि फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। अगर इसका हाफ लाइफ 5 दिन है तो कहता है कितना बचेगा 15 दिन के बाद? सो वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, ठीक है। अगर हाफ लाइफ 5 दिन है, 15 दिन के बाद कितना बचेगा? सर अगर लॉजिकली चलता तो मैं लॉजिकली बता देता कि पहला में इतना, दूसरा इतना, उस हिसाब से, तो उस हिसाब से चल ही नहीं रहा है। अब इसके लिए मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको, दैट इज द अमाउंट रिमेन्स या अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, ऐसा लिखता हूँ मैं सिंपली, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, किसी भी टाइम टी के बाद, चाहे वो डेज में हो या किसी में हो, दैट इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2/n। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, डायरेक्ट याद रखना इसको। ए नॉट अपॉन 2/n, वेयर ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फ्रैक्शन में लेके चल रहा है तो 1 चलूंगा, परसेंटेज में लेके चल रहा है तो 100 चलूंगा, ठीक है। अच्छा, एन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वेयर एन इज नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, ठीक है ना। कितने हाफ लाइफ उसने कवर किए होंगे? नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, एंड एन कैन बी कैलकुलेटेड एज फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम। दिस इज वेरी सिंपल, फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम। दो आप इसको लॉजिकली भी कैलकुलेट कर सकते हो कि पहला हाफ लाइफ इतना, दूसरा हाफ लाइफ इतना, तीसरा हाफ लाइफ इतना, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा फॉर्मूला लिख दिया, ए नॉट अपॉन 2/n, ए नॉट अपॉन 2/n। बताइए पहला टाइम कितना दे रखा है? 5 दिन, और उसके बाद 15 दिन, तो बताइए एन कितना आ जाएगा? सिंपली 15/5, फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम, एन आ गया 3 के बराबर, आया ना। सो कितने हाफ लाइफ ये कवर करेगा? 3 हाफ लाइफ ये कवर करेगा, ठीक है। उसके बाद कितना अमाउंट बचेगा? तो मैं लिख लेता हूँ 80, यही तो है अमाउंट, कितना बचेगा? सो 80 बराबर होगा ए नॉट के, ए नॉट कितना? ए नॉट जो कितना चल रहा है अपना, ए नॉट इज 1, फ्रैक्शन में लेके चल रहा हूँ मैं, 1 अपॉन 2/3, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 1/8, 1/8। सो दिस सिंपली इक्वल टू 1/8, 1/8 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, ए नॉट अपॉन 2/n के बराबर, ठीक है जी। कल इससे